बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इजी इकोनोमेट्रिक्स के सीरीज़ में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीकोलिनैरिटी। तो आज हम इस पे बात करेंगे कि मल्टीकोलिनैरिटी क्या कॉन्सेप्ट है और इसको हम कैसे डील करते हैं और ये किन रीजंस और किन वजूहात की बिना पर ये हमारे मॉडल में ये एग्जिस्ट करता है। बेसिकली मल्टीकोलिनैरिटी इज़ एन इकोनोमेट्रिक प्रॉब्लम। ये एक प्रॉब्लम है, ये एक हमारे एजम्पशंस हैं। आपने एजम्पशंस वाली अगर वीडियो देखी हो तो एजम्पशंस हैं, उसमें एक एजम्पशन है कि जो वायलेट हो जाता है तो फिर ये मल्टीकोलिनैरिटी एग्जिस्ट करती है। सो लेट्स सी व्हाट इज़ इट। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, multicollinearity is used to denote the presence of linear or non-linear relationship among the explanatory variables. बेसिकली हम यहाँ पे ज़्यादातर चूँकि लीनियर की बात करते हैं तो हम यहाँ भी ज़्यादा लीनियर पे ही फोकस करेंगे। जो दो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स हम ले रहे हैं या दो से ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स हम ले रहे हैं मल्टीपल रिग्रेशन के मॉडल में, उनके दरमियान जो रिलेशनशिप अगर कोई एग्जिस्ट करता है तो उसको मल्टीकोलिनैरिटी कहते हैं। हमारा एक ओएलएस का एजम्पशन है, जैसे मैंने आपसे थोड़ी देर पहले अर्ज किया कि एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, आपस में उनका कोई रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए ताकि हमें उनका इम्पैक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल यानी y पे पता लग जाए। तो जब ये एजम्पशन वायलेट होता है तो उस सूरत में मल्टीकोलिनैरिटी एग्जिस्ट करती है। क्या है मल्टीकोलिनैरिटी? इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टू एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। हमने कोई भी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल लिए थे, 2 थे, 3 थे या 4 थे, उनके आपस में अगर उनका कोई रिलेशनशिप बन गया या है तो उसको फिर हम मल्टीकोलिनैरिटी कहते हैं। एक आप डायग्राम के जरिए भी आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपको नजर आएगा। ये देखें जी, y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये x2 और x3 लेट सपोज दो हमारे पास एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल हैं। आप ये देखें x2 और x3 में आपस में कहीं भी कोई इंटरसेक्शन नहीं है, लिहाजा यहाँ पे कोई कोलिनैरिटी नहीं है, देयर इज नो मल्टीकोलिनैरिटी। इस जगह पे आप देखें x2 जो है वो y को इतना इम्पैक्ट कर रहा है और x3 इतना इम्पैक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो ये रिलेशन है, ये जो ग्रे आपको नज़र आ रहा है, अब ये डिटरमिन नहीं हो पा रहा कि x3 का इम्पैक्ट है या x2 का इम्पैक्ट है। तो इस सूरत में यहाँ पे लो मल्टीकोलिनैरिटी, थोड़ा सा इम्पैक्ट आ रहा है। ये फिर हम हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं, टेस्ट हैं जिनके ज़रिए मालूम करते हैं कि कितनी मल्टीकोलिनैरिटी है, लेकिन यहाँ पे हम ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करें कि बेसिकली ये कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है जी, आप देखें यहाँ पे फिर मॉडरेट मल्टीकोलिनैरिटी है, थोड़ा इम्पैक्ट ज़्यादा है। अब ये जो एरिया ग्रे है, ये y पे इम्पैक्ट x2 का भी नज़र आ रहा है और x3 का भी, तो हम डिटरमिन नहीं कर पा रहे कि ये इम्पैक्ट किसका है। देखें ये जो एरिया है, ये इम्पैक्ट तो x2 का हो गया, ये वाला जो इम्पैक्ट है, ये खाली एरिया जो है, ये इतना इम्पैक्ट जो है y पे, ये x3 का है, लेकिन ये इम्पैक्ट डिटरमिन नहीं हो सकता क्योंकि इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप है, इन दोनों का आपस में इंटरसेक्शन है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, आपको नज़र आ रहा है, ये हाई कोलिनैरिटी होगी, इसी तरह ये वेरी हाई कोलिनैरिटी। सो वेन डायग्राम के ज़रिए ये बड़ी आसानी से ये समझ आ जाता है कि ये मल्टीकोलिनैरिटी बेसिकली क्या है। सो क्या है जी, मल्टीकोलिनैरिटी इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। अब यहाँ एक और बात समझ लेनी चाहिए कि मल्टीकोलिनैरिटी इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ डिग्री, सॉरी इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ डिग्री नॉट ऑफ काइंड। हम यहाँ पे ये नहीं डिस्कस करेंगे कि मल्टीकोलिनैरिटी है या नहीं है, हम ये देखेंगे कि कितनी है। अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर वी हैव टू डील विद इट, हमें फिर उसको मतलब है कि उसके लिए कोई टेस्ट हैं, कोई तरीक़ेकार हैं जिससे हम उनको रिमूव करेंगे। लेकिन अगर मामूली है, थोड़ी है, लो है, तो फिर हम उसको समहाउ एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप देख लें हमारे पास अगर r की वैल्यू r स्क्वायर, अभी देखें r स्क्वायर जो है ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है, ये अगर x1 और x2 के दरमियान 1 आ जाए जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, इस सूरत में हम ये कहेंगे परफेक्ट मल्टीकोलिनैरिटी है, जो कि एक रेयर केस है। इसी तरह अगर x1 और x2 में हमारा अगर हम उन पे कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन रन करते हैं और वो 0 आता है तो इन दोनों के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है। सो बेसिकली दीज आर द टू एक्सट्रीम लेवल्स, एग्जैक्ट परफेक्ट मल्टीकोलिनैरिटी एंड जीरो मल्टीकोलिनैरिटी। तो नॉर्मली ये केसेस होते नहीं है, लेकिन ये टू एक्सट्रीम केसेस हैं। असल में क्या होता है, मल्टीकोलिनैरिटी एग्जिस्ट करती है मतलब है कि 0 और 1 के दरमियान। जितनी 0 के करीब करीब होगी इतना मतलब है कम है, और जितनी 1 के करीब होगी इतनी ज़्यादा है। x1 और x2 के दरमियान हम रिग्रेशन रन करके, एक इंडिपेंडेंट रिग्रेशन रन करके देखते हैं कि हमारा r स्क्वायर कितना आ रहा है, तो उससे हमें पता लग जाता है कि हमारी ये मल्टीकोलिनैरिटी ज़्यादा है या कम है। देखिए हम यहाँ y का जिक्र नहीं करें, यहाँ पे हम दोनों में से एक वेरिएबल को डिपेंडेंट ले लेते हैं और एक को इंडिपेंडेंट, और उस पर हम कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन मालूम करते हैं। आप पढ़ चुके हैं, आपको पता है कैसे मालूम किया जाता है, तो वहाँ पे हमें फिर पता लग जाएगा आंसर क्या है। अगर ये 0 के ज़्यादा करीब है
तो फिर कम मल्टीकुलिनरिटी है, अगर 1 के ज़्यादा करीब है तो फिर ज़्यादा है। क्यों हो जाती है जी, इसके बहुत सारे रीजंस हैं, हम 2-3 यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आपको मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखें इकोनॉमिक सिचुएशंस, देखें बूम होता है, रिसेशन होता है, डिप्रेशन होता है, रिकवरी स्टेज होता है, तो एक इकोनॉमिक साइकिल के अंदर एक फेज़ में बहुत सारे वेरिएबल्स वो इकट्ठे मूव कर रहे होते हैं। अब देखिए आपको एग्जांपल नज़र आ रही होगी, फॉर एग्जांपल इन द पीरियड ऑफ बूम, यानी जब रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही होती है तो कंजम्पशन भी बढ़ रही है, सेविंग भी बढ़ रही होती है, इनकम भी बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही होती है, प्राइसेस भी थोड़ी बहुत बढ़ रही होती हैं, लो इन्फ्लेशन होती है मॉडरेट, और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रही होती है। तो ये देखें सारे वेरिएबल्स इकट्ठे बढ़ रहे हैं। तो इस दौरान अगर आप कोई भी इनमें से एक वेरिएबल डिपेंडेंट ले लेंगे और कुछ इंडिपेंडेंट ले लेंगे तो इंडिपेंडेंट के दरमियान आपस में रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली इस्टेब्लिश हो जाता है, क्योंकि ये पीरियड ऐसा है कि सारे वेरिएबल्स इकट्ठे बढ़ रहे हैं। तो आप जब उसमें मल्टीकुलिनरिटी चेक करेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसमें मल्टीकुलिनरिटी होगी, कम होगी या ज़्यादा होगी, दैट इज़ अ सेपरेट केस। दूसरी जो रीज़न है वो लैग्ड वैल्यूज़ की हैं। लैग्ड वैल्यूज़ क्या होती हैं, जो पिछले साल या पिछले पीरियड की वैल्यूज हैं वो करंट पीरियड के ऊपर इम्पैक्ट कर रही होती हैं। आप देखिए आपकी जो करंट सेविंग है दैट डिपेंड्स अपॉन योर प्रीवियस इनकम एंड प्रीवियस सेविंग। पिछले मंथ की या पिछले ईयर की सेविंग या पिछले मंथ की या पिछले ईयर की इनकम जो है वो हमारी करंट इनकम को या करंट सेविंग को इम्पैक्ट करती है कि नहीं करती है? करती है ना। पिछले देखें पिछले वीकेंड में लेट्स सपोज पिछले वीक में या पिछले मंथ में आप पे कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस आ गया, आपकी सेविंग कम हो गई या आपने उससे पिछले महीने की जो सेविंग थी वो यूज़ कर ली, तो आप देखें आपका सारा सेविंग पैटर्न चेंज हो जाएगा। तो उसमें ये मसला है कि पास्ट वैल्यूज एज वेल एज प्रेजेंट वैल्यूज सो दे आर लिंक्ड। सो लैग्ड वैल्यूज़ की वजह से भी वो चूँकि ये जुड़े हुई होती हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, तो इस वजह से भी मल्टीकुलिनरिटी एग्जिस्ट कर जाती है। तीसरी एक मेजर रीज़न क्रॉस सेक्शन डेटा की है। बाज़ अगर आपने क्रॉस सेक्शन डेटा के ऊपर आप जा रहे हैं, क्रॉस सेक्शन डेटा ये होता है कि जब आप एक स्नैपशॉट ले रहे हैं डेटा का, टाइम सीरीज़ पे नहीं जा रहे हैं आप। पहला पिछला जो इशू था वो टाइम सीरीज से रिलेटेड था कि पिछला मंथ उससे पिछला मंथ, और क्रॉस सेक्शन में जब एक ही टाइम पे आप मुख्तलिफ वेरिएबल्स पे डेटा ले रहे होते हैं तो उस पे ये फिर आ सकते हैं। मसलन हम लेबर एंड कैपिटल ले रहे हैं, तो लेबर एंड कैपिटल पे अगर हमने डेटा लिया है तो आप देखें कि लेबर को चेंज करने से कैपिटल के भी इम्पैक्ट आएगा। आपने लेबर बढ़ा दिया तो आप कैपिटल ऑटोमेटिकली कम कर देंगे, अगर आपने कैपिटल बढ़ा दी तो हो सकता है आप लेबर कम कर दें। तो ये दोनों वेरिएबल्स में आपस में ऑटोमेटिकली एक लिंक, एक रिलेशनशिप बना हुआ है। सो क्रॉस सेक्शन डेटा हो या टाइम सीरीज डेटा हो, मल्टीकुलिनरिटी की एग्जिस्टेंस होती है। हर जगह नहीं होती लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली होती है। सो यू हैव टू डिसाइड कि ये कितनी है। फिर उसके लिए सॉफ्टवेयर्स हैं, आप SPSS में भी यूज़ कर सकते हैं, MOS में भी देख सकते हैं, तो आप यहाँ पे, और इसके लिए मुख्तलिफ टेस्ट भी हैं, मैनुअली भी आप देख सकते हैं कि कैसे होती है। लेकिन यहाँ पे हमारा मकसद ये था कि आपको मल्टीकुलिनरिटी का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दें कि ये बेसिकली क्या है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।